हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। आज की अपनी इस वीडियो में हम टॉपर कॉपी डिस्कशन अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम आपके लिए कॉपी लेके आए हैं यूपी पीसीएस 2021 के टॉपर, जिनकी रैंक 2021 के अंदर 24th रैंक आई थी सर की। सर फिलहाल में एसडीएम हैं। उनकी ये प्रैक्टिस कॉपी है। इस कॉपी को कम्प्लीटली यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले हैं, जिससे जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं जिनका कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस उनको लग रहे हैं, मतलब 90+ क्वेश्चन सही हैं, तो उनका होपफुली कि मेंस इस बार होगा। तो नए स्टूडेंट्स कैसे मेंस को अप्रोच करें, किन किन बातों का ख्याल रखें, इस कॉपी को देख के वो सीख सकते हैं। उसके साथ ही किन कंटेंट को लिखना है और क्या छोड़ना है, ये सबसे अच्छा ये कॉपी सिखाती है। तो आइए देखते हैं क्या सीखा जा सकता है सर की कॉपी से। इस कॉपी में जो प्रश्न कवर किया गया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ सेक्शन को। हाउ डज मनी बिल डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल बिल। ठीक है, 125 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेसिक मैं बता दूं, जैसा कि कॉपी में फॉर्मेट फॉलो किया गया, हमेशा आपको आईबीसी मेथड में आंसर दिखेगा। आईबीसी मेथड क्या होता है? आई से इंट्रोडक्शन, बी से बॉडी और सी से कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में जब कभी भी आप इंट्रोडक्शन कहते हैं तो 3 चीज़ों से इंट्रोडक्शन हमेशा शुरू किया जाता है। या तो कोई वर्ड है तो उसकी आप डिफिनीशन दे दीजिए, ठीक है। अगर पॉलिटी का है तो आप आर्टिकल दे दीजिए, ठीक है। या फिर अदर सब्जेक्ट का है तो आप डेटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ होता है, आप उसका इवोल्यूशन बता दीजिए या फिर सिग्निफिकेंस बताइए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी चीज़ का, ये बताने से शुरुआत किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल से किस प्रकार अलग है, समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 110 का जिक्र किया गया है कि मनी बिल आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ ऑल्सो, ठीक है, अथॉरिटी टू डिसाइड एनी बिल इंट्रोड्यूस्ड मनी बिल और नॉट। मतलब आर्टिकल 110 को सीधे सर ने बताया यहाँ पे, और बताया कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसके पास ये पावर होता है, सोल अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड करे कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, ठीक है। दीज बिल नीड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन इन द लोकसभा। देखिए इंट्रोडक्शन में बेसिक तरीके से पहले आर्टिकल का जिक्र कर दिया और डिसाइडिंग अथॉरिटी लोकसभा स्पीकर को बताते हुए प्रेसिडेंट की प्री रिकमेंडेशन को भी यहाँ पे कंपलसरी बता दिया है इंट्रोडक्शन में। फेयर तरीके से बैकग्राउंड उन्होंने बना दिया है। अब मनी बिल हेडिंग डाल दिया गया है और मनी बिल के बारे में अब सेपरेट पॉइंट्स यहाँ पे प्रॉपर बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले बता दूँ कि मेक आईएएस की ये कॉपी है, वहाँ पे सर ने टेस्ट सीरीज लिखी हुई थी, तो टेस्ट सीरीज की कॉपी मैंने पिक किया, इसलिए ये कॉपी मेक आईएएस का लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। तो अब मनी बिल में सबसे पहले आर्टिकल 110 कहता है, एनी बिल, चाहे एनी फाइनेंशियल बिल कैन बी सेड मनी बिल इफ़ इट हैज़ फॉलोइंग प्रोविजन। कोई भी बिल, ठीक है, फाइनेंशियल बिल हो सकता है और वो मनी बिल तब कहा जाएगा जब उसके अंदर ये फॉलोइंग फीचर्स हों, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे सर ने लिस्ट किया है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपको सीखना है कि पहले तो आपको एकदम डेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्लस उसको किस अरेंज करना है, कैसे फ्लो चार्ट दिखाना है, ये चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे मनी बिल के बारे में क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मनी बिल डील्स विद द इम्पोजिशन एंड एबोलिशन, उसका अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स और न्यू टैक्सेस। तो जो नए टैक्स या फिर एग्जिस्टिंग टैक्स हैं उनके इम्पोजिशन, एबोलिशन और अल्टरेशन के साथ ही डील अगर कर रहा है कोई बिल, तो मनी बिल कहा जा सकता है। उसके बाद कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की अगर कस्टडी से रिलेटेड बात कर रहा है तो भी वो मनी बिल कहा जा सकेगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो रिलेटेड है विद द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम अबव द फंड, मतलब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड से मनी विड्रॉल से संबंधित कोई चीज़ बिल बात कर रहा है तो भी वो मनी बिल कहा जाएगा। ये जनरल कंसिडरेशंस हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई बिल है जो रिलेटेड विद द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ अबव फंड, मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर की बात अगर वो कर रहा है तो भी इसके अंदर वो आ जाएगा। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है तो वो मनी बिल कहा जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं? तो ऐसे बिल जो रिलेटेड होते हैं विद द फाइनेंशियल मैटर्स, जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली फाइनेंशियल बिल कहा जाता है।
ये जनरली होते हैं, जैसे मनी बिल आर्टिकल 110 में जो फीचर्स बताए गए हैं वो। दूसरा होता है फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117, ठीक है, सब क्लॉज 1 के तहत, मतलब इसको कैटेगरी 1 कहा जाता है। और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 जो होता है वो आर्टिकल 117 क्लॉज 2 वाले होते हैं। अब इनके बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं मनी बिल के और फाइनेंशियल बिल के? देखिए एकदम क्लियर, यहाँ पे हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से है और क्या चीज़ वो बता रहे हैं यहाँ पे बॉक्स बना के दिखा दिया। फिर यहाँ पे क्लियर एरो के फॉर्म से फ्लो चार्ट बना के टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं डिफरेंसेस को बताया गया। तो आपको भी ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। अब पॉइंट्स क्या क्या है मैं इसको जूम करके डिटेल बता देता हूँ, ताकि आपका न केवल ये पता चले कि क्या लिखना है, बाकी ये एक क्वेश्चन भी आपको आंसर राइटिंग का तैयार हो जाए, ठीक है, जो हमारा मेन मोटिव है, जो मेंस के 2025 का अपना ये टारगेट है। अब मनी बिल में पॉइंट देखते हैं। मनी बिल के अंदर सबसे पहला जो होता है स्पीकर डिसाइड करता है अबाउट दिस कि मनी बिल है कि नहीं। और फाइनेंशियल बिल में क्या होता है नो नीड डिसीजन बाय द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर में यहाँ पर डिसाइड करना जरूरी नहीं होता है। दूसरा होता है मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, वहीं पे फाइनेंशियल बिल जो होता है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा जो होता है मनी बिल के ऊपर रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के भीतर। यहाँ पे रिकमेंडेशन को अंडरलाइन करिएगा। और फाइनेंशियल बिल के कैटेगरी में ऐसा कोई लिमिट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन गिवन बाय राज्यसभा, ठीक है, और ऐसा कोई प्रोविजन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी में नहीं होता है। तो ऐसे आप पॉइंट लिख सकते हैं। इट नीड टू बी पास्ड बाय लोकसभा, इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन, मतलब अगर ये मनी बिल पास नहीं हुआ तो एक तरह से फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट माना जाएगा और गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा, जबकि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है। मनी बिल कैटेगरी में प्रेसिडेंट कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट बट कैन नॉट सेंड फॉर रिकन्सिडरेशन, ठीक है। वहीं पे फाइनेंशियल केस में भी प्रेसिडेंट जो है रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो इस तरह से फिर फाइनली कंक्लूड किया गया है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन प्रोविजन फॉर द बोथ टाइप ऑफ बिल्स, ठीक है, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। मनी बिल बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट एज इट अटैच्ड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा ये पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये इसको भी देख लेते हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ क्वेश्चन वाले सेक्शन को, आप ध्यान से देखिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑफ देयर एंड देयर फंक्शन, ठीक है। मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसके ऑब्जेक्टिव, इसके वर्क्स को समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में देखिए कैसे आपको फॉर्मेट तरीके से आंसर लिखना सीखना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक कीवर्ड है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखा गया, ब्रैकेट में इसका शॉर्ट लिखा गया, तो ऐसे ही डायरेक्ट आप जेपीसी नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एक बार जेपीसी लिख दिया तो पूरे आंसर अब कहीं भी आप जेपीसी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही आपने इसको बता दिया है। तो जेपीसी इज़ अ एडहॉक कमेटी, एडहॉक मतलब क्या होता है, वही टेम्परेरी कमेटी होती है, ठीक है, फॉर्म बाय द पार्लियामेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखिए किन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, ये भी आप इन आंसर से सीखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे एडहॉक कमेटी कीवर्ड है, स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, आफ्टर सबमिटिंग इट्स फाइनल रिपोर्ट इट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया बेसिक क्या होता है। इस एग्जाम्पल है 2G स्पेक्ट्रम केस के लिए एक कमेटी बनी थी एडहॉक, जो बाद में डिसॉल्व कर दी गई थी काम होने के बाद। उसके बाद लैंग्वेज रिहेबिलिटेशन एक्ट 2015 के ऊपर भी कमेटी बनी थी। जेपीसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, तो ये पहला पॉइंट है कि ये मेनली जो होते हैं फॉर्म किए जाते हैं डिस्कस करने के लिए सर्टेन जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जो सीरियस इन नेचर होती हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल करप्शन। दूसरा होता है ये बनाई जाती हैं डिस्कस ऑन बिल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो जेपीसी कंसिस्ट बोथ मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। नॉर्मली मेंबर फ्रॉम द लोकसभा इज डबल देन द राज्यसभा, मतलब लोकसभा के मेंबर जो होते हैं राज्यसभा से ज़्यादा होते हैं, अप्रॉक्स डबल होते हैं। स्पीकर नॉर्मली डिसाइड द चेयरमैन ऑफ जेपीसी, जो स्पीकर होता है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का स्पीकर कौन होगा वो डिसाइड करता है। एंड पार्टी इन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन कंसेंसस ओवर द मेंबर्स एंड दे हैव टू सबमिट देयर रिपोर्ट विद इन द फिक्स टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है। इनका फंक्शन बताया गया। अब वर्किंग ऑफ जेपीसी क्या है, दे कलेक्ट ओरल एंड रिटन
रिकॉर्ड वाइल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, बोथ तरह के रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हैं। दे कैन नॉट से मिनिस्टर टू सबमिट देयर रिकॉर्ड, मिनिस्टर को मतलब बेसिकली ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। दे कैन समन एनी वन, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट पर्सन टू सबमिट देयर रिकॉर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आफ्टर गेटिंग रिकॉर्ड्स रिपोर्ट डिसीजन, स्पीकर जो होता है फाइनल डिसीजन देता है। तो ऐसे देख सकते हैं कि जेपीसी के बेसिक फंक्शन वो आपको एक एक पॉइंट फॉरवर्ड में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए आंसर्स में लिखना है। फाइनली पूरे पॉइंट जो आपने शुरू में बताया उसको कंक्लूड करना होता है। जैसे जेपीसी इज अ गुड मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू डील विद कन्फ्लिक्टिंग मैटर्स एंड inquiries like irregularities, financial irregularities, and citizens can well aware by the misconduct of individual और गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कंक्लूड किया गया है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है विद द कांस्टेंट फॉलिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द राज्यसभा इट अपीयर दैट इट शुड बी एबॉलिश्ड, मतलब राज्यसभा की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, तो क्यों ना राज्यसभा हटा दिया जाए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट राज्यसभा जस्टिफाई, मतलब इस आंसर को आप जस्टिफाई करिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए। ऑल्सो सजेस्ट मेजर फॉर इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, अगर नहीं तो आप रास्ते बताइए राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, पीसीएस में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको पूरी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। राज्यसभा और इसका ऑफिशियल नेम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट केम फर्स्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पहली बार ये बना था, ठीक है। दिस एक्ट एज अ वॉइस ऑफ स्टेट्स एंड स्ट्रेंथन द फेडरल नेचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। सबसे पहले ओरिजिन बताया गया है कि राज्यसभा का एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ से है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। इंट्रोडक्शन में दोनों चीज़ों को बता दिया गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल नेचर के होते हैं उनको ऐसे ही बताना होता है, इंपॉर्टेंट बताना होता है और सिग्निफिकेंस बताते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। फिर सीधे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया कि वाई शुड बी एबॉलिश, राज्यसभा को क्यों हटा देना चाहिए, मतलब निगेटिव पॉइंट बताइए, क्या क्या समस्याएं क्रिएट कर राज्यसभा। जैसे इट्स मेन फंक्शन इज टू रेज द वॉइस ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, बट मेंबर जो है वो स्टेट से हैं, ठीक है। मेंबर जो है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, दे डोंट बिलोंग फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट दैट इज अनफुलफिल्ड, मतलब जो इसके मेंबर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ बाइंडिंग नहीं होते, वो क्रॉस इंडिया कहीं से भी हो सकते हैं। इसलिए जो मोटिव होता है, हमारा मोटिव है कि जो स्टेट का वॉइस होता है रेज कर पाएँ, वही जो मेन मोटिव है वही फेल हो जाता है। तो इसलिए राज्यसभा की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। सेकंड पॉइंट कह रहा है इफ नाउ बिकम द हाउस ऑफ डिफेक्टेड वंस और इल्डरली वन, ठीक है, डिफीटेड वन, सॉरी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हारे हुए कैंडिडेट को मिनिस्ट्री में पहुँचाने के लिए या फिर पार्लियामेंट भेजने का एक तरीका बन गया है। जो डिफीटेड पर्सन होते हैं लोकसभा पोल्स में गेट एडमिटेड इन राज्यसभा बाय पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये पॉलिटिकल एक गिमिक बन चुका है, ठीक है, अपने मेंबर्स को पार्लियामेंट में पहुंचाने का। उसके बाद राज्यसभा हैव नो फाइनेंशियल पावर, राज्यसभा के पास फाइनेंशियल पावर भी नहीं है। इन मनी बिल इट हैज़ ओनली रिकमेंडिंग पावर, और विद इन 14 डेज, सिर्फ 14 दिन के अंदर रिकमेंडिंग पावर है बस। मनी बिल के केस में कोई सिग्निफिकेंट चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट ओनली एक्ट एज अ अपोजिशन टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, बाय अपोजिशन पार्टीज हु डोंट हैव मैंडेट इन द लोकसभा, दस एक्ट एज अ पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक है। मतलब अगर डिसीजन किसी पॉलिसी पे लेना है और लोकसभा मान गई, राज्यसभा नहीं मानती, तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, इफेक्टिव काम नहीं हो पाता। इसलिए लोग राज्यसभा भी डिसॉल्व कर दी जानी चाहिए। उसका है मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो इसलिए भी डायरेक्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होता है इन मेंबर्स का, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती इनके ऊपर, और पब्लिक जो एक्सचेकर है उसका बर्डन बढ़ता है एक हाउस को चलाने का, ठीक है। उसके बाद बाइकॉट जो होते हैं, मतलब जो रूटीन वर्क होता है उसको बार बार ये रोकते हैं। तो इस तरह से भी देखते हैं कि ये समझ में आ रहा है कि राज्यसभा को एबॉलिश कर देना चाहिए। दे डोंट फील रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न, तो ये भी चीज़ें हैं। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद राज्यसभा का इम्पॉर्टेंस है, वो क्या इम्पॉर्टेंस है वो देखते हैं। इट इज़ रिवाइजिंग चैम्बर ऑफ लेजिस्लेशन एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, पहला चीज़ है कि ये रिवाइजरी चैम्बर का काम करता है। दूसरा है पार्टी डायनेमिक्स में ये इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंदर,
ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये इफेक्टिव एड्रेस करता है ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल को। दूसरा होता है ये एल्डरली गाइडेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये डायरेक्ट एंट्री ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स एटसेट्रा को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, जिससे कि गवर्नमेंट डिफरेंट फील्ड्स में डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में अच्छे से काम कर पाती है। उसके बाद ये राज्यसभा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज लेजिस्लेशन इन द स्टेट लिस्ट, लाइक शेड्यूल 7 के अंदर जो स्टेट लिस्ट के इंपॉर्टेंस है उससे डील करने में भी राज्यसभा हेल्पफुल होती है। उसके बाद एक परमानेंट अपर हाउस होती है राज्यसभा, जो कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ लेजिस्लेचर रिसेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमको राज्यसभा की इंपॉर्टेंस भी है। अब क्या सजेशन हम दे सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी घटी है उसको बढ़ाया जा सके। पहला चीज़ है मेंबर शुड बी फ्रॉम द कंसर्न स्टेट, जो मेंबर हैं वो पर्टिकुलर स्टेट से आने चाहिए, पहली चीज़ ध्यान रख सकते हैं हम। दूसरा है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देना चाहिए हर एक स्टेट को, ठीक है, जिससे कि एक इफेक्टिव फेडरलिज्म दिखे। फाइनेंशियल पावर देनी चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाना चाहिए अननेसेसरी जो रुकावटें आती हैं हाउस में उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो डिफीटेड पर्सन है शुड नॉट गिवन ए चांस इन द राज्यसभा एज दे आर ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय द पीपल। जो कैंडिडेट लोकसभा में हार गए लोकसभा इलेक्शन में, उनको राज्यसभा के थ्रू एंट्री नहीं देनी चाहिए, बिकॉज उनको ऑलरेडी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इस बात को ध्यान रखा जा सकता है। उसके बाद फिर ये आंसर को कंक्लूड किया गया है। देखिए समिंग अप, ये कीवर्ड्स हैं, आप कंक्लूड करते समय इन कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन से although Rosva does not play any crucial role till now its existence, but it is important for the federal nature and also for raising voice of the states. Equal representation of states make it more fruitful and important in near future. अगर ये रिफॉर्म किए गए तो राज्यसभा जो है ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकेगी और नियर फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट भी बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने डिटेल 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप अगर मेंस आंसर राइटिंग इन टॉपिक को पढ़े हैं तो इनका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, अगर आपने आंसर लिख के आप अपने कॉपी को चेक करवाना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा इनिशिएटिव है, कॉपियां हम चेक करते हैं। आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पर्सनल मैसेज में एडमिन को अपनी कॉपी भेज सकते हैं। विद इन 24 आवर आपकी कॉपी आपको चेक होकर मिल जाएगी। ऐसे फ्री इनिशिएटिव का बेनिफिट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।